Hello friends, Ram Ram, good evening and Namaskar. I hope all of you are doing fine and so am I. I'm here to discuss the BRICS Summit of 2024 that happened in Kazan last month from 22nd to 24th October. Few of you might be thinking that why am I so late in presenting the review for the BRICS Summit 2024? Well, तो उसके लिए आंसर ये है कि कुछ इंटरनेशनल फोरम्स की मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके रिव्यूज़ और रिएक्शंस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि हफ्ता 10 दिन। उसके बाद ही आपको ट्रांसपेरेंट रिव्यूज़ मिल पाते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि किस डिसीजन से किसको खुशी हुई, किसको दुख हुआ और कौन जल के राख हो गया। Before we start the reviews and reactions, we'll first give a brief of BRICS to the people who are new to BRICS. Now, BRICS एक ऐसा एसोसिएशन है, ऐसे देशों का एसोसिएशन है जो अपने आप में वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, BRICS नेशंस 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो कि तकरीबन $16.039 ट्रिलियन है। और अगर ब्रिक्स नेशन का कंबाइंड फॉरेक्स रिजर्व देखें तो वो भी $4 ट्रिलियन के ऊपर है। अब आप बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसीलिए ब्रिक्स को कोई इग्नोर नहीं करता। लोगों ने बहुत ताकत लगा दी कि लोग कजान ना पहुंचे ब्रिक्स समिट के लिए, लेकिन फिर भी लोग ब्रिक्स को इग्नोर नहीं कर पाए। इसलिए नहीं क्योंकि वो रशिया में हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ब्रिक्स है। ऑल्सो ब्रिक्स कंप्राइजेस ऑफ वर्ल्ड्स 30% लैंड मास, लैंड सरफेस and 45% of the world's total population. Isn't it great and exciting? ब्रिक्स इनिशियली क्रिएट किया था गोल्डमैन सैक्स ने। गोल्डमैन सैक्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप प्लीज रिसर्च कीजिएगा। अमेरिका का बहुत बड़ा नाम है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का। ये वो टाइम था जब 2008-2009 में ग्रेट रिसेशन आया था। उस ग्रेट रिसेशन में गोल्डमैन सैक्स के दिमाग में एक टेक्निक आई, एक आइडिया आया कि लेट्स क्रिएट अ एनालिटिकल ग्रुप ऑफ इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज that experienced strong economic growth in the period, in that same period where recession was going on, right? So they searched for such countries and they decided they dominated the world economy by 2050. That was their aim कि ऐसी कंट्रीज को हम सेलेक्ट करेंगे जो 2050 तक वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगी। तो 2009 में पहला ब्रिक्स समिट होता है। मैं आपको ये बता दूं, वो ब्रिक्स समिट नहीं था, वो ब्रिक्स समिट था, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में जब सेकेंड ब्रिक्स समिट हुआ, तब वो ब्रिक नहीं था, तब वो ब्रिक्स हो गया, यानी साउथ अफ्रीका उसमें परमानेंट मेंबर बन गया। तब से लेके आज तक ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स लगातार ब्रिक्स के साथ बने हुए हैं, राइट? ओके, सो अब हम ये जानेंगे कि 16 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक दुनिया के लिए किया क्या? तो सबसे पहला काम जो इन्होंने किया है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम सिर्फ 5 फाउंडिंग नेशंस की ही बात करें ना, तो इन 5 फाउंडिंग नेशंस ने पिछले 16 सालों में अपनी जीडीपी को 3 गुना बढ़ा लिया है। तो आप ये सोचिए कि जो बाकी के देश इनके साथ में जुड़े हैं, क्या वो नहीं बड़े होंगे? तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पहला चैप्टर, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो धीरे धीरे अभी आपके सामने आएगा। अभी ब्रिक्स नेशन में इतने मेंबर्स नहीं हुए हैं जो यहाँ से लोन लें या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाएं, लेकिन जो एनडीबी है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये बहुत जल्दी अपने रंग में आएगा और तब आपको पता चलेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली ब्रिक्स समिट का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट? नाउ कंटिंजेंट मॉनिटरी रिजर्व, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा रिजर्व रखती है कि जिस भी देश को आपातकालीन पैसे की जरूरत पड़ जाए, ये तुरंत उसको मुहैया कराती है।
राइट, इनके पास ये डिजर्व होता है। देन एक्सपैंडेड मेंबरशिप दैट इज फ्लेक्सिबल, ये अपने यहाँ पे मेंबरशिप देते हैं, उसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल करेंसी में ट्रेड कराती है, जिससे ना सिर्फ इकोनॉमी डेवलप होती है बल्कि ट्रेड भी डेवलप होता है। ऑपोजिशन टू यूनिलैटरल मेजर्स, ये यूनिलैटरल मेजर्स के कभी भी फेवर में नहीं होती। ब्रिक्स हमेशा मल्टीलैटरल मेजर्स पे जाती है। इनका कहना है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो एक देश एक आदमी नहीं लेगा, अगर ग्रुप है तो सारा ग्रुप मिलके एक मसौदे पे, एक डिसीजन पे पहुंचेगा। एंड आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट, राइट। एनहेंस्ड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कंट्रोल ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। ये जरूर याद रखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने वाला ये इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है which is not into intelligence, which is not into army, which is not into any defense services or narcotics। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ध्यान रखता है, जो ये ख्याल रखता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, राइट। तो अब जहां से हमने बात शुरू की थी, लेट्स कम टू दैट पॉइंट बैक, दैट इज द रिव्यूज एंड रिएक्शन, एंड आई होप मजेदार होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला किसका है, पहला कौन आता है। Right, so we have brought our first reaction. It is from New York Times. New York Times ने सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद फ्रॉम इथोपिया, उनको कोट किया है कि किसी जमाने में अमेरिका के बहुत चहेते होते थे। He used to be a blue-eyed boy of America, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। पर रशिया जाके ये पुतिन साहब के इतने बड़े फैन हो गए हैं कि उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, उनकी बातों पे तालियां बजा रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस इस तरह की चीज़ लिखे वो समझ में नहीं आता। ऑफ कोर्स आई एम श्योर ये किसी पॉलिटिशियन या किसी हायर ऑफिशियल का स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, बट देन ये कोई मीडिया भी लिखे तो भी ये ठीक नहीं लगता। एनीवेज वेज, अब लिख दिया तो लिख दिया, क्या कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है कि ब्रिक्स के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेस्ट को आज भी ये लगता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आज भी उन्हीं के इशारे पे चलती हैं। अगर ब्रिक्स जैसा कोई यूनियन दूसरे देशों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है ना, तो उन्हें आज भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ही सपोर्ट लगना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेशन और इन्फ्लुएंस में काम करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स सेज कि रशिया और चाइना जानबूझकर वेस्टर्न कंट्रीज से अलग हो रहे हैं और डेवलपिंग नेशंस के साथ में अलायंस कर रहे हैं, जो कि कभी ना झुकने वाली वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ है, और वेस्टर्न डोमिनेशन के ऊपर उठना या उनके खिलाफ जाना लगभग नामुमकिन है। अब ये एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अभी की सच्चाई तो ये है कि 3 दर्जन से ज़्यादा देश कजान पहुंच चुके हैं ब्रिक्स समिट के लिए और उनके साथ जुड़ चुके हैं, और अभी और बहुत देशों का जुड़ना बाकी है। अगर न्यूज़ वेबसाइट foreignpolicy.com की माने तो ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी ब्रिक्स समिट को रशिया में ना होने देने के लिए, क्योंकि रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन से वॉर में है। दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर एंड वेस्टर्न कंट्रीज वांटेड दिस पॉइंट टू बी यूज्ड एज एन एलिबाई फॉर स्टॉपिंग द नेशंस टू रीच कजान, बट in response the BRICS nation gave Western countries a befitting reply and they went to Kazan। 36 देश अभी तक कजान पहुंच चुके हैं समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये दिखाता है
कि ब्रिक्स अब कोई छोटी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। वेस्ट चाहे जो बोलता रहे, ब्रिक्स होगा, देश आएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे ब्रिक्स और उसके पहुंच बढ़ रही है, वैसे वैसे वेस्टर्न देशों की चिंता भी बढ़ रही है। बेशक वेस्टर्न देश ये दिखा नहीं रहे हैं, पर उनके अंदर ये बात है जरूर। ब्रिक्स आगे जाके क्या रूप अपनाता है या ये वक्त बताएगा, पर इतना तो तय है कि वेस्टर्न डोमिनेशन के आगे ब्रिक्स एक बड़ा चैलेंज बनके उभर आया है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें कि ब्रिक्स संगठन की पहली बैठक यानी कि पहली मीटिंग सन 2009 में हुई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में आया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। और गोल्डमैन सैक वाली स्टोरी आप प्लीज एक बार YouTube पे जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो अभी जो न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स हैं ब्रिक्स में, वो है इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज UAE, राइट। ये भी अब ब्रिक्स संगठन के परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि स्थायी सदस्य बन चुके हैं। फर्दरमोर अभी 15 और कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स में अप्लाई किया हुआ है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कजाकिस्तान, नाइजीरिया, कुवैत और वेनेजुएला। भाई लोग, अब अगर आप ध्यान से देखो, जिन कंट्रीज का नाम मैंने लिया उनमें से कितने ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाना करते भी ये नेशंस वर्ल्ड के 30% ऑयल रिजर्व्स को ओन करते हैं। अगर ये ब्रिक्स का पार्ट बन जाते हैं तो आप खुद सोचिए ब्रिक्स और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज को पेट्रोल के नाम पे कितना फायदा होगा, क्योंकि ये आपको भी पता है पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों में नहीं पड़ता, राइट। सो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स 2024 हैव कजान डिक्लेरेशन, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। जिसमें पहला पॉइंट है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये तो एक ब्रिक्स का एक मोटो है कि अपने देश के ऊपर वो, अपने ब्रिक्स नेशन के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो आंच नहीं आने देता, ना पॉलिटिकली ना बॉर्डर सिक्योरिटी पे। ओके, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। तो ब्रिक्स लीडर्स ने ये कमिट किया है कि आगे चल के जो भी ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज में आपस में होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लोकल करेंसी में होगा, जिससे कि ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी बल्कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ये यूएस को परेशान करने वाली बात है। क्या है कि अगर ब्रिक्स नेशन ऐसे ही अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लग गए तो डॉलर का क्या हाल होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। ना मल्टीलैटरलिज्म तो इनका एक फोटे है, क्योंकि ये यूनिलैटरलिज्म में विश्वास ही नहीं रखते। तो अगर आप ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं तो मल्टीलैटरलिज्म अपने आप डिक्लेरेशन में आ जाता है, जो कि अगेन आ गया है कजान डिक्लेरेशन में, राइट। तो ब्रिक्स बैठक में मल्टीलैटरलिज्म पे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस दिया गया। मल्टीलैटरलिज्म को अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज एक लक्ष्य के लिए एक दूसरे के साथ दें और पूरे समर्पण से उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सो दिस इज मल्टीलैटरल। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, बड़ा सिग्निफिकेंटली इस पॉइंट को उठाया गया है, जो कि पहली बार उठाया गया है ग्लोबल साउथ के लिए। कि कोई भी आगे रखा गया डेवलपिंग नेशन जिसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई दिक्कतें फेस कर रहा है वो फाइनेंशियली, या वो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनकी प्रॉब्लम है, उनके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी अदर तरह की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उनकी ज़रूरत को ग्लोबल फोरम पे उठाया जाए और उसका समाधान किया जाए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो बाय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विच ब्रिक्स इज, राइट। Now coming to next, counter terrorism initiative. We belong to India, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव क्या होते हैं, तो आप अपने आप समझ जाइए। जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो ब्रिक्स नेशन में रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो ब्रिक्स नेशंस में वो जाएं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास में जाएं और उनको बोलें कि साहब इनको गिरफ्तार करिए, ये टेररिस्ट है, ये हमारे साथ में नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ब्रिक्स, ग्रेन एक्सचेंज। ग्रेन एक्सचेंज का सीधा मतलब है कि
मेरे पास दाल ज्यादा है, तुम्हारे पास चावल कम है, तुम मुझसे दाल ले लो, तुम मुझे चावल दे दो, तो मेरा ग्रेन एक्सचेंज हो गया और ये हम लोकल करेंसी में कर लेंगे. सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू हैव फूड. हमारे यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोएगा और हमारे अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे. ठीक है. फिर आती है डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. अब डिजिटल हेल्थ यानी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ब्रिक्स नेशन में आपस में दें, बांटें, ताकि ये टेक्नोलॉजीज वहाँ पे भी यूज करें. और मेडिसिन जो कई जगह प्रोड्यूस होती है, कई जगह नहीं होती है, वो भी हम आपस में बांटें, ताकि मेडिसिन की वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो और टेक्निकलिटी डिजिटल हेल्थ की वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो. राइट. फिर आता है ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटर. R&D वैक्सीन सेंटर पर जोर देते हुए मेंबर नेशन ने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए. खास तौर पे जो इस समय हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी. राइट. रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका मतलब होता है कजान डिक्लेरेशन में डिजिटल पब्लिक गुड्स को एम्फसाइज करते हुए भारत को एक लीडरशिप में डिजिटल पब्लिक गुड्स को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ेगा, बल्कि नए तरीके और नए टेक्नोलॉजिकल ज्ञान उड़ान परेशान से देश आत्मनिर्भर हो पाएगा. अब पीएम मोदी की स्पीच सुनेंगे जो कुछ देर बाद शुरू हो रही है. उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा स्पीच के ऊपर बात करेंगे और अपना ये सिनॉप्सिस, अपनी ये समरी को एंड करेंगे. सो हियर कम्स द स्पीच, प्लीज लिसन टू इट. मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और एक्सेलेंसी दिलमा रुसेफ का अभिनंदन करता हूं. पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा. भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए. एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए. फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है. हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है. इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा. इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए. मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा. भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा था. इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है. 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है. हमें डिजिटल हेल्थ में
भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ 6.5 मिनट में कितना कुछ कह दिया। इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट बैंक को कवर कर लिया, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को कवर कर लिया, इंडो चाइना कवर कर लिया, 30 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी को कवर कर लिया, विमेन बिजनेस अलायंस को कवर कर लिया, ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उसको कवर कर लिया, और क्लाइमेट चेंज को भी कवर कर लिया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर और लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यही आगे जाके फ्यूचर बनेगा ब्रिक्स के लिए, उसके ट्रेड का। अब हमें देखना ये है कि आने वाला समय ये ब्रिक्स के लिए ऊंचा टाइम है, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिख रहा है।
अगर ऐसा है तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। ब्रिक्स को हम बहुत ऊंचाइयों पे देखेंगे। G7, G20 और ब्रिक्स को हम एक लेवल पे देखेंगे। और अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो हम वो भी देखेंगे। पर एक चीज फिर भी हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी शुड ऑलवेज बी देयर, मल्टीलैटरलिज्म टू ऑलवेज बी देयर। इंडो चाइना में जो डिसएंगेजमेंट ऑफ आर्मामेंट्स हुआ है वो कब तक के लिए वैलिड है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी वेदर देयर इज अ चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। थैंक यू।